निवेश की समझ आते आते कई बार हमें अफसोस होता है कि काश हम ये प्रक्रिया पहले ही शुरू कर देते। देर आए दुरुस्त आए, या यूं कहें कि जब जागे तभी सवेरा। निवेश की शुरुआत करना के लिए आपको किसी भी उम्र का इंतज़ार नहीं करना होता है। निवेश की शुरुआत करने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जब आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को तय कर लेना तब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए और तब आपको निवेश करना पड़ता है, जिसके लिए आपको चाहिए होता है अनुशासन। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज योर मनी में हमारा फोकस होने वाला है युवाओं के फाइनेंशियल प्लानिंग पर। उन्हें हम बताएंगे गुरु मंत्र, लेकिन इसी के साथ साथ योर मनी में हमारा फोकस है रिटायरमेंट के बाद इक्विटी बाजार में निवेश करने पर कितना मुनाफा आप कमा पाएंगे। इसका आज हम आपको गुरु मंत्र देंगे। साथ ही कमाई शुरू होने के बाद किस उम्र में आपको घर खरीदने की प्लानिंग करनी चाहिए। योर मनी पर आज आपके आशियाने को पूरा करने का जो सपना है उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लान भी हम देंगे। और साथ ही कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अगर आप एक युवा दर्शक हैं जिसकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा की है, तो अपने सवाल आप फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लाइव आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं ओए पैसा के फाउंडर उदय धूत। उदय, स्वागत है आपका। उदय, हमारा फोकस आज युवाओं के सवालों पर रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि निवेश की शुरुआत हमें किस उम्र से करनी चाहिए। अमूमन जब आप कमाना शुरू करते हैं, आपकी पहली सैलरी आती, तो ऐसे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। आपको अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करने होते हैं। उस वक्त आपको अपनी जिम्मेदारियाँ या आपके जीवन के जो बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं वो ध्यान में नहीं आते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब आप कमाना शुरू करते हैं तब से ही आप न सिर्फ अपने बारे में सोचें, बल्कि आगे चल के आपके जीवन में क्या क्या आर्थिक लक्ष्य आने वाले हैं, जो बड़ी जिम्मेदारियां आप पर आने वाली हैं, उनके बारे में सोचते हुए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन निवेश करना शुरू कर दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कविता। एक जैसा कि आपने कहा, कोई भी जब फर्स्ट टाइम अपनी कमाई स्टार्ट करता है तो एक उत्सुकता रहती है, एक वो रहती है कि हाँ भाई अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं खुद खर्चा कर सकता हूँ। तो एक वो भी इच्छा रहती है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार पैसा खर्च करूँ। तो वो तो होना ही चाहिए, और आप अगर पैसे कमा रहे हो तो आपको उसको स्पेंड करके एंजॉय भी करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो रहती है कि शुरू में लोगों के मन में कोई भी तरह का गोल या टारगेट या कोई एक लक्ष्य नहीं होता है। वो बहुत ही वाजिब है, क्योंकि शुरू में आपको आइडिया नहीं होती कि किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो बट इधर एक ही चीज़ हमको सोचनी चाहिए, और जो हमें अपने दर्शकों से बताना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप बस ये सोचिए कि आज आप अगर 20 साल के या 25 साल के हैं, तो आप अपने 35 साल वाले या अपने 30 साल वाले आने वाले, जब आप 30 साल के होंगे, उसको कुछ पैसा गिफ्ट करना चाहते हैं, बस उसी के हिसाब से सोचिए। और जो भी आपसे हो, 500, 1000, 2000 रुपये महीने के जो निकल सके उसको अलग करते रहिए। ये सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। उससे एक चीज़ ये होगी कि आपकी सेविंग्स होगी। दूसरी, वहाँ पर आपको मतलब 2-3 अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना चाहिए। थोड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, थोड़ा बैंक आरडी में, थोड़ा पोस्ट ऑफिस में, ताकि जब आप 30 साल के हों या 35 साल के हों, आपकी सेविंग्स बढ़ें, तो आपने ऑलरेडी 2-3 अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट को देख लिया है लाइव कि वो कैसे काम करते हैं। उससे आगे जब आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ ही मुझे बताइए कि क्या निवेश की शुरुआत करने के लिए उम्र मायने रखती है? मेरे ख्याल से उम्र बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए, क्योंकि उम्र से वो डिसाइड नहीं होता है। अगर आप सेव कर सकते हैं तो आपको सेव करना चाहिए, और हम सबको कुछ ना कुछ थोड़ा अमाउंट सेव करना ही चाहिए। ऑलराइट, बहुत सारे युवा दर्शक हैं जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल फेसबुक पर अगर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर टीवी पर भी हमें लाइव देख रहे हैं तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सवालों से। और यूसुफ रहमान हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, और इनकी उम्र 25 साल की। इन्होंने अपने लिए बहुत ही बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाया है, इन द सेंस इन्होंने लक्ष्य अपना आंक लिया है, साथ ही इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया है, और साथ ही डेट में भी निवेश किया है। यूसुफ हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। नमस्कार यूसुफ, कैसे हैं आप? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यूसुफ। तो मुझे बताइए, आपने अपना पोर्टफोलियो कितने साल पहले बनाया है?
1 साल हुआ है मैम। 1 साल हुआ है। इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए आपको 1 साल हुआ है। आप कुल मिला के जो SIP कर रहे हैं वो 20,000 की है ना? यस मैम। ठीक है। 50% इक्विटी में और 50% डेट में। ऑलराइट। 50-50 आपने क्यों रखा है? आप 25 साल के हैं, थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, तो इक्विटी में अपना एक्सपोजर आपको इंक्रीज नहीं करना? नहीं, 50% मैंने शॉर्ट टर्म गोल के रखा है। अभी तो मैं कोई लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल नहीं है अभी तक, तो हो सकता है इसीलिए मैंने 50% डेट में अलग से रखा, 50% इक्विटी में रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के लिए रखा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व क्या है। अब शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं आपके? कितने साल में आपको पैसों की जरूरत है और किस चीज के लिए? 4 और 5 साल के बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरी शादी के लिए और शायद कुछ और घर के लिए खरीदना पड़े। तो कुल मिला के कितनी रकम आपको हाथ में चाहिए होगी 4 से 5 साल में? ऐसा कोई अमाउंट डिसाइड नहीं किया, बस मैंने डिसाइड जितना हो सके। हाँ। ठीक है। रिटायरमेंट के लिए भी इससे कितना % रिटर्न जनरेट हो सकता है डेट और इक्विटी पोर्टफोलियो में? वो बताएंगे आपको, बिल्कुल। गारंटीड रिटर्न तो आपको पता ही होगा कि वो तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि वो निर्धारित नहीं होता है। रिटायरमेंट का लक्ष्य भी आपने हमसे पूछा है। रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बॉलपार्क फिगर अपने आप को असाइन कर दें, जिसके बाद आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपने अपने लिए क्या फिगर रखी है? मैंने 5 करोड़ रखा है। 5 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। चलिए ठीक है। हमारे फाइनेंशियल प्लानर उदय दूध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उदय, काफ़ी जागरूक निवेशक तो यूसुफ रहमान मुझे लगते ही हैं। मैं चाहती हूं कि आप इनके फंड्स को रिव्यू करें और साथ ही इनका लक्ष्य जो है शॉर्ट टर्म का, पहले क्या इस पोर्टफोलियो से पूरा होगा? क्योंकि ये कोई बॉलपार्क फिगर शॉर्ट टर्म के लिए अभी तक असाइन नहीं कर पाए हैं। देखिए, एक तो यूसुफ जी बहुत ही मतलब इतनी कम उम्र में बहुत ही समझदारी से अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, इक्विटी और डेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनको बधाई देना चाहूँगा कि मतलब बहुत अच्छा है जो ये इस हिसाब से इतनी प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक तरह का हम सब के लिए और यंगस्टर्स के लिए एक मतलब देखने लायक चीज़ है। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपने जो डेट पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में आपने रखा है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, उसमें आपके 3 फंड्स हैं, ICICI रेगुलर सेविंग्स फंड, आदित्य बिरला क्रेडिट रिस्क फंड और फ्रैंकलिन डायनामिक एक्रूअल बॉन्ड फंड। उसमें आप लमसम उसमें आप SIP कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपका जो सवाल है कि 10% का रिटर्न आपको क्या मिलेगा आफ्टर टैक्स, मेरे ख्याल से 10% का रिटर्न नहीं मिलेगा। कभी कभी होता है कि ऐसा 10% रिटर्न आता है, बट 2, 3, 4 साल में आप ये मान के चलिए 8 से 9% का आपको एक आफ्टर टैक्स रिटर्न उन फंड से मिलना चाहिए। और उस हिसाब से अपने लक्ष्य को मानते हुए आप उस रिटर्न को आप मानते हुए चलिए कि उसके हिसाब से आपका क्या टारगेट बैठना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आप एडजस्ट करिए। ऑलराइट, ये तो डेट की बात हो गई है। लेकिन अब मुझे बताइए रिटायरमेंट का लक्ष्य, क्योंकि उन्होंने अपना रखा है 5 करोड़ का। अभी तो इनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे में आगे चल के जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उसके हिसाब से इनके लक्ष्य भी बढ़ेंगे। यूसुफ रहमान जी, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। हाँ बोलिए। ऑलराइट। निवेश डेट में तो जैसे कि बताया आपको उदय ने 8 से 9% आपको कंजर्वेटिव ही पकड़ना चाहिए, थोड़ा 10% थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी इक्विटी में जो आप निवेश करना चाहते हैं उसमें आपने कहा है कि मोतीलाल ओसवाल की जो परफॉर्मेंस है उससे आप परेशान हैं। हाँ। ऑलराइट, इसमें आप कब से निवेशित हैं? 1 साल से। 1 साल से निवेशित हैं। तो देखिए उदय, आप भी शायद इस बात को मानेंगे, वो तमाम दर्शक जिन्होंने इक्विटी में 1 से 1.5 साल पहले निवेश किया है, आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। और दूसरी बात, अगर आपने म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश किया है तो आपको कम से कम 5 साल का समय तो किसी भी फंड को देना ही चाहिए। उदय, बिल्कुल सही कह रहे हैं कविता। ऐसा है, देखिए यूसुफ जी, आपने 4-5 अलग अलग फंड में निवेश किया है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से एक तरह की क्रिकेट टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मल्टीपल बैट्समैन, मल्टीपल बॉलर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हर गेम में या हर 1 साल में कोई एक प्लेयर सेंचुरी नहीं मारेगा, इसीलिए आप चाहते हैं कि अलग अलग हमारे स्कीम्स रहें। वैसे ही आपने भी अलग अलग स्कीम्स इसीलिए लिए हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि कभी 1 साल में किसी फंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा हो। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उस फंड में बने रहें, हर साल फंड्स को चेंज करने की कोशिश ना करें।
हाँ, कभी कभी ज़रूर ये होता है कि कोई कारणवश कुछ ऐसा ड्रामेटिक चेंज हो गया है कि फ़ंड मैनेजर शिफ्ट हो गया है या और कोई चेंजेस आए हैं जिसके कारण आपको फ़ंड को चेंज करने की ज़रूरत है। बट अभी आप मोतीलाल ओसवाल वाले जो फ़ंड में आपने बने हुए हैं उसमें बने रहिए, अपनी SIPs को रेगुलरली कंटिन्यू करिए। मेरे ख्याल से आपके लिए अभी वही सलाह रहेगी, आपके जो फ़ंड है उसमें। ऑलराइट, साथ ही इनको वैल्यू फंड को लेके भी कोई सवाल पूछना था उदय, उसके लिए आप कोई रिकमेंडेशन सजेस्ट करेंगे इन्हें? हाँ, देखिए, वैल्यू फंड्स जो होते हैं उनका एसेंशियली रोल ये रहता है कि वो कहाँ मार्केट में वैल्यू, जब हम कहते हैं कि वैल्यू क्या होती है कि भाई कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बहुत नहीं बड़े हैं और जहाँ पे अभी मार्केट उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाई है, हम वैसे स्टॉक्स में करें। तो मेरे ख्याल से हर पोर्टफोलियो में एक थोड़ा बहुत एक्सपोजर वैल्यू जैसी कैटेगरी को रहना चाहिए। नॉर्मली आप देखेंगे जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा होता है तब वैल्यू वाली जो कैटेगरी है वो इतना अच्छा नहीं करेगी। बट अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और मार्केट टूट रहा है तब वैल्यू फंड आपकी वैल्यू पोर्टफोलियो की वैल्यू को जो प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए थोड़ा एटलीस्ट एक एलोकेशन आपका वैल्यू फंड में रहना चाहिए। 2 फंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस कैटेगरी में, एक है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एक है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये दोनों अच्छे, बहुत ही वैल्यू फोकस तरीके से इन फंड को चलाया जाता है, तो इनमें आप निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट यूसुफ, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? योर मनी में आज हम दे रहे हैं युवाओं के सवालों के जवाब और इस कड़ी में 22 साल के मनीष कुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मनीष, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। ऑलराइट, तो आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए। बताएंगे आपका लक्ष्य क्या है? 3 करोड़ का क्या करना चाहते हैं इससे? बस आगे के बच्चों के और घर वगैरह के लिए। कितने सालों में आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए? ये 25 साल में आपको चाहिए 3 करोड़ और आप फिलहाल निवेश कर सकते हैं 4,000 रुपए हर महीना। जी। निवेश आप बढ़ाएंगे भी? आगे चलकर बढ़ा सकते हैं। आगे चल के आप बढ़ा पाएंगे। पहली बार निवेश कर रहे हैं आप म्यूचुअल फंड्स में? जी मैम, पहली बार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने एक बॉल पार्क फिगर अपने आप के लिए रखी तो है, लेकिन हो सकता है कि आपका निवेश थोड़ा सा कम पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने मन बना लिया है, थोड़ा सा ही सही लेकिन आपने शुरुआत करने की सोची तो है। उदय, 4,000 रुपए हर महीना अगर ये 25 साल तक निवेश करे तो कितना जमा कर पाएंगे? उदय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद यहाँ पे संपर्क टूट गया है, लेकिन अक्सर हम कहते हैं दर्शकों को कि जैसे कि शुरुआत में भी हमने कहा कि उम्र मायने नहीं रखती है, आपको अपना निवेश शुरू करना होता है। तो मनीष जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आप मैरिड हैं या अभी आप आगे चल के शादी का भी आपने इसमें खर्चा कवर कर लिया है अपना? कवर इसमें नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। अच्छा, वो अलग है जी। चलिए ठीक है। उदय, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ कविता। ऑलराइट, तो मनीष कुमार शर्मा ने 4,000 रुपए हर महीना SIP का मन बनाया है। 25 साल तक लगातार ये निवेश करेंगे, निवेश को आगे चल के बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक लमसम अमाउंट ये चाहते हैं 25 साल के बाद 3 करोड़ का। तो क्या ये 4,000 के निवेश से पूरा होगा उदय? देखिए, 4,000 के निवेश से उनका जो 3 करोड़ का टारगेट है वो तो पूरा नहीं होगा। उसके लिए एटलीस्ट इनको 11 से 15-1,000 रुपये तक का निवेश करना पड़ेगा। बट मैं उन्हें यही कहूँगा कि अभी उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 4,000 से शुरुआत करें और जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे उनको SIP का जो एक उनका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आने वाले 5-6 साल तक उनको लगातार अपनी SIP को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो 3 करोड़ के टारगेट तक पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, तो फंड्स आप इनको जो रेकमेंड कर रहे हैं उदय? वो मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड की तरफ निवेश कर सकते हैं और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इन 2 फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उदय, मनीष कुमार जो है वो पहली बार म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में कोई आप इनको गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार ये अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हैं?
देखिए मनीष जी, ऐसा है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम निवेश करते हैं तो हम सब सोचते हैं कि हमें 20-25 साल तक ये पैसे रखने हैं, और फिर क्या होता है कि बाज़ार हर दिन खुला रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, डेली NAV आती है, तो हम हर महीने, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में देखते हैं कि मेरा फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ की सलाह दूंगा कि अगर आपकी लंबे दौरान के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने, 1 महीने में ना देखें, साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखें और फिर अगर कोई डिसीजन लेना है तो लेने की कोशिश करें। बार बार उतार चढ़ाव को देखेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, और वहीं पे सबसे ज़्यादा निवेशक गलतियां करते हैं। तो अगर लंबा दौरान है तो साल में सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखिए, और अभी एटलीस्ट 4-5 साल तक जितना एक्यूमुलेट कर सके धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, जब हम कोई इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो शुरुआत में हमें एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि अगर मार्केट थोड़ा गिर भी जाए तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पैसे अभी तक लगे नहीं हैं बाज़ार में, और जितना हम निवेश करेंगे हमको उतने ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे म्यूचुअल फंड में। तो इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराइए मत, अपने आप को समय दीजिए, और अपना पोर्टफोलियो हर 1 महीने 15 दिन में मत चेक करिए, NAV को रेगुलरली मत चेक करिए। ये सब डेटा आपको अवेलेबल है, बट लंबे दौरान के लिए अगर निवेश करें साल में एक बार ही अपने पोर्टफोलियो को चेक करिए। बिल्कुल, और अगर फंड से निकलने का आपका मन हो तो उससे पहले योर मनी को अपना सवाल आप ज़रूर भेज दें। चलिए शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और ऐसे में हमारे फेसबुक के दर्शक का सवाल लेते हैं। कपिल पूछना चाहते हैं कि इनके ऊपर अभी भी एक पर्सनल लोन है 2.5 लाख का, और ये अपनी SIP को बंद करके EMI का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं और अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं। तो उदय, ये रणनीति क्या सही होगी? अपने निवेश को रोककर आप EMI का अमाउंट बढ़ा दें और पहले अपना लोन चुकता कर दें। देखिए, रणनीति कई जगह सही रहती है, कई जगह सही नहीं भी रहती है। अभी इन्होंने पर्सनल लोन लिया है तो वहाँ हो सकता है ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा हो और वो कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उस रिटर्न को बीट नहीं कर सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बाग होम लोन वगैरह लेते हैं और सोचते हैं कि मैं पहले होम लोन चुका दूँ उसके बाद ही मैं SIP स्टार्ट करूँ। मेरे क्या हर समय वो रणनीति सही नहीं है, क्योंकि क्या होगा 5 साल 6 साल बाद में हो सकता है आपने होम लोन पूरा चुका दिया बट आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया और वो इक्विटी मार्केट की जो तेज़ी है वो आपने नहीं देखी। तो इधर मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि पूरी SIP बंद ना करें, थोड़ी SIP चलने दें ताकि एक उनको उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस साथ साथ में रहे। और जैसे ही उनकी वो वहाँ पे जो पर्सनल लोन की EMI ख़त्म होती है यहाँ पे SIP बढ़ाएं। बहुत बार लोग उसको भी मिस कर देते हैं। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें और फिर वो अपने लोन को चुकाने की जितनी जल्दी चेष्टा कर सकते हैं करें। और राइट, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। उदय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को आज देने के लिए। योर मनी पे अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं तो अपना सवाल योर मनी को भेजें, ट्वीट करें @TH पे, ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह ज़रूर डालिएगा। नमस्कार।